ओके फ्रेंड्स, तो अब बारी है हमारे अगले सरप्राइज की। जैसा कि आपको इंस्ट्रक्शन देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, इनफैक्ट इसमें सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी सिंप्लीफाई किया गया है। और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ भी है, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें क्या कह रहा है, देयर आर 8 मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ए से लेके एच तक टोटल 8 मेंबर्स हैं। ऑल ऑफ देम आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग द सेंटर। ये 8 के 8 लोग सर्कुलर टेबल के किनारे सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं। दे बिलोंग टू 3 डिफरेंट जनरेशंस। मतलब ये आ गया सिटिंग अरेंजमेंट के साथ ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो हमें डायग्राम से डील करना पता है कि हमको डायग्राम से डील किस तरीके से करना होगा। चलिए देखते हैं। देयर आर 3, दे बिलोंग टू 3 डिफरेंट जनरेशन। यहाँ पे 3 जनरेशन भी हो रही है। देयर आर 3 मैरिड कपल्स, यहाँ पे 3 मैरिड कपल्स भी हैं। और 4 ऑफ देम आर मेल एंड 4 ऑफ देम आर फीमेल। मतलब इस पूरी फैमिली में 4 मेल मेंबर्स हैं और 4 फीमेल मेंबर्स हैं। अगली हिंट हमसे क्या कह रही है, some more information are also given। अब इनके रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। अब आप देख सकते हैं, ये तो हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब जो हमारी मेन हिंट है, ये जो मेन हिंट हमारे पास है, ये बहुत छोटी सी मेन हिंट है। एक तो हमारे पास काम इतना ज़्यादा काम है, इतना ज़्यादा काम मतलब सिटिंग अरेंजमेंट भी करना है, ब्लड रिलेशन भी करना है, जनरेशन भी इन्वॉल्व है, ठीक है, उसमें मैरिड कपल को भी ट्रेस आउट करना है। काम इतना ज़्यादा है हमारे पास, बहुत ढेर सारा काम है और इन्फॉर्मेशन हमें बहुत कम दी गई है। ये सिटिंग अरेंजमेंट का और बुरा रूप है, और वो भी ब्लड रिलेशन के साथ। ये क्वेश्चन थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होते हैं औरों की कंपैरिजन में। इसके लिए मेरा सजेशन है, अभी मैं स्टार्टिंग में अगर आपको बोल दूंगी कि आपको स्किप करके आना है, तो आपको शायद सुनने में इंटरेस्ट नहीं आएगा सोल्यूशन को, लेकिन ये आपकी खुद की कॉल होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर मुझे ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में मिलता, मतलब हिंट कम है, हिंट तो कम दी गई है, हमें जानकारी कम दी गई है और हमसे मैक्सिमम जानकारियां पूछी जा रही हैं, तो अगर मेरा कॉल एग्जामिनेशन में होता तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर देती। लेकिन अगर बाकी क्वेश्चन इससे भी बुरे बुरे होते तो फिर मुझे ये करके आना पड़ता। लेकिन शायद अभी ऐसी इतनी बुरी सिचुएशन भी नहीं आई है कि आपको सारी की सारी सिटिंग अरेंजमेंट घटिया लेवल की ही दे दी जाए। आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि कुछ आपको डूएबल क्वेश्चन भी मिल ही जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब इसके सोल्यूशन, इसको सिंप्लीफाई करने में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। सिंपल स्ट्रैटेजी है कि यहाँ पे जब तक आप ब्लड रिलेशन सिंप्लीफाई नहीं कर लेते, आप सेटिंग को बना ही नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि या तो फिर आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा, रिपीटेड टाइम आप इन हिंट को पढ़ोगे, इन दिए हुए इंस्ट्रक्शन को पढ़ोगे, 1-2 बार में आपका काम नहीं चलेगा, आप 3, 4 या 5 बार पढ़ोगे। इतना समय तो हमारे पास होता ही नहीं है, क्योंकि जो सिटिंग अरेंजमेंट इन्होंने कराया होगा वो रिलेशन के टर्म में कराया होगा, पर्सन के टर्म में नहीं कराया होगा कि जी बी के 3rd लेफ्ट में बैठ रहा है, ये नहीं बताएगा। आपको बोलेगा कि सिस्टर इन लॉ अपनी मम्मी के इधर बैठेगी, या वो जो भाई है वो अपनी बहन के बगल में बैठेगा, आपको कुछ इस तरीके से हिंट देगा। आपको पर्सन के रेस्पेक्ट में नहीं, रिलेशन के रेस्पेक्ट में हिंट देगा। तो अरेंजमेंट करने से पहले ज़रूरी है कि हम इनका ब्लड रिलेशन सिंप्लीफाई कर लें। ब्लड रिलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए इस पूरे इंस्ट्रक्शन को, अब मुझे इस पूरे इंस्ट्रक्शन को जब मैं पढ़ूंगी तो इसमें जो भी सिटिंग से रिलेटेड हिंट होगी मैं उसको स्किप कर जाऊंगी, मैं पढ़ूंगी ही नहीं। मैं सिर्फ वही चीज़ें पढ़ूंगी जो ब्लड रिलेशन के साथ दी हुई हैं। चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले क्या कह रहा है, द सन इन लॉ एंड ग्रैंडसन ऑफ एच। मतलब यहाँ पे एक एच होंगे और एच का कोई एक ग्रैंडसन होगा। कौन ग्रैंडसन है नहीं पता, तो मैंने एक डायग्राम बना लिया। आपको याद होगा हम लोग ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर के लिए एक जनरेशन गैप छोड़ के डायग्राम बनाते थे ना। तो एच का कोई एक ग्रैंडसन होगा। द सन इन लॉ, मतलब एच का एक सन इन लॉ भी है। अब एच का सन इन लॉ का मतलब क्या हुआ, एच की सन इन लॉ का मतलब क्या हुआ, एच की बेटी का हस्बैंड। तो यहाँ पे कहीं इसी जनरेशन में एच की बेटी भी आएगी, और एच की बेटी के आने के साथ साथ उसका हस्बैंड भी आएगा, तभी तो ये सन इन लॉ बनेगा। अब ये बन रहा है एच का सन इन लॉ और ये बन रहा है एच का ग्रैंडसन। ये 2 मेंबर हमें मिले हैं। कौन कौन यहाँ पे ये नहीं पता,
लेकिन रिलेशन के हिसाब से हमने चार्ट बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे कह रहा है आर इमीडिएट नेबर्स, हमें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। जी कैन नॉट बी एन इमीडिएट नेबर, हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी एक और हिंट दी जा रही है। ऑफ हर सिस्टर इन लॉ, मतलब जी एक फीमेल है। ऑफ हर सिस्टर इन लॉ बोलने का मतलब क्या हुआ, जी एक फीमेल है और जी की एक सिस्टर इन लॉ भी है। अब हम इसको कहीं साइड में बना रहे हैं, जी एक फीमेल मेंबर है, जी की सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या हुआ, जी की एक हस्बैंड है और उनकी बहन है, तभी तो ये जी की सिस्टर इन लॉ बनी, जी की हस्बैंड की बहन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे बढ़ने पे क्या कह रहा है, बी एक अनमैरिड लेडी है, मतलब बी एक फीमेल मेंबर है। कहाँ है हमें नहीं पता, तो हमने साइड में लिख दिया कि बी फीमेल है। बी एक अनमैरिड लेडी है, इज सिटिंग 2 places to the right of her grandfather E, मतलब बी के ग्रैंडफादर ई होंगे। यहाँ पे कहीं हमको बी को लाना है और उनके ग्रैंडफादर किसको बनाना है, ई को बनाना है। अब एक बात बताइए, हमसे इंट्रोडक्शन के पार्ट में ही कहा गया था कि यहाँ पे जनरेशन कितनी है, 3 है, 3 जनरेशन तो ये बन रही है, मतलब बी को इसी किसी लाइन में आना है। यहाँ पे बी फीमेल आएंगी, ये मेल मेंबर है इसलिए मैंने यहाँ नहीं रखा है, ठीक है। बी के फीमेल आएगी। अब ये बी फीमेल के कौन है, कौन, ग्रैंडफादर है, और ग्रैंडफादर किसको बोल रहा है, ई को बोल रहा है, मतलब ये एक जनरेशन अहेड, यहाँ पे ग्रैंडफादर ई आएंगे, क्योंकि ये सब एक ही फैमिली है, तो इसका मतलब ये ग्रैंडफादर हो गए और ये ग्रैंडमदर हो गई, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो गए। तो ये बी के ग्रैंडफादर ई बन रहे हैं और बी एक फीमेल है। इसको या तो ये इन्हीं की बहन हो जाएगी, मे बी बहन हो जाए या कजिन हो जाए, हमें अभी कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा डाउटफुल हैं। तो हमने यहाँ पे एक डॉट बना लिया। डॉट बनाने का मतलब हो सकता है ये बी जो है एक अलग फैमिली की मेंबर, मतलब सिस्टर इन लॉ का भी, क्योंकि इन्होंने वर्ड यूज किया है ना, तो हो सकता है इन लॉज के साइड से, मतलब अगली पेयर की भी ये बेटी हो सकती है और ये अगले पेयर का बेटा हो सकता है। तो हम इसको लेकर श्योर नहीं है कि ये कजिन भी हो सकते हैं और रियल ब्रदर एंड सिस्टर भी हो सकते हैं, इसलिए हमने डॉट रख दिया है, क्योंकि हम इनके रिलेशन को लेकर अभी श्योर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर क्या कह रहा है, ए एंड हिज सिबलिंग डी, ए एंड हिज सिबलिंग डी। अब ए आ रहे हैं और उसकी सिबलिंग आ रही है, कौन, डी आ रही है। ए एंड हिज सिबलिंग डी, मतलब ये जो ए है ये कौन है, मेल मेंबर है। ये क्या, ये डायग्राम जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ये हो गया ए मेल, उसकी सिबलिंग डी, क्योंकि हमने यहाँ पे ये भाई बहन का ही चार्ट बना के रखा था ना, ये ए हो गए मेल और ये उसकी सिबलिंग डी, मतलब डी क्या है, फीमेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या कह रहा है, देयर आर ओनली 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन, हमें इंटरेस्ट नहीं है, सिटिंग बिटवीन बी एंड हर आंट डी, मतलब बी और उसकी आंट है डी, बी की आंट है। अब बी की प्लेसिंग यहाँ है और डी की प्लेसिंग यहाँ है, क्या हम इस जी ए डी को लेके ऊपर नहीं जा सकते हैं, देखते हैं। अगर हमको बी की आंट डी को बनाना हो तो एक बी भी फीमेल है, यहाँ ये फीमेल की स्पेस है तो मतलब ये डी हो जाएंगी। अच्छा, इसका मतलब ये आ गया ए, क्योंकि हमने यहाँ पे ये डायग्राम बना के रखा है, और अगर ए है तो इनकी शादी हुई है जी से, जो कि एक फीमेल है, इसका मतलब ये दोनों रियल ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है, तभी तो ये बी की आंट डी बन रही हैं। ये जो डाउटफुल मैटर था ये अब सॉर्टेड हो गया है, मतलब ये जो बी है ये जी और ए का चाइल्ड है, और ये जो एक मेंबर आएगा ये डी और उनके अगले पार्टनर का चाइल्ड है, मतलब ये और ये कजिन्स हैं, रियल ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या कह रहा है, सी अ मैरिड मेल, सी अ मैरिड मेल, ये बीच वाले स्लॉट में ही तो जगह बच रही है, तो हमने यहाँ पे किसको रख दिया, सी अ मैरिड मेल। कैन नॉट बी एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर ई और बी, हमें इंटरेस्ट नहीं है, हम अगली लाइन में आ गए। एफ एंड बी आर नॉट सिबलिंग, अच्छा यहाँ पे हमने सबकी प्लेसिंग कर दी, मिसिंग कौन है, एफ, तो ये यहाँ आ गया एफ एंड बी आर नॉट सिबलिंग, इन्होंने भी जस्टिफाई कर दिया कि ये दोनों सिबलिंग नहीं है। सिबलिंग का मतलब सगे भाई बहन नहीं है, ये अलग अलग पेरेंट्स के चाइल्ड हैं, अलग अलग गार्जियन हैं इनके, मतलब ये रियल ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है, तो हमारे डायग्राम में भी नहीं है। देयर इज ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड हिज ब्रदर इन लॉ, मतलब सी का कोई एक ब्रदर इन लॉ भी आ रहा है, सी का ब्रदर इन लॉ ये हो रहा है, मतलब हमारा ये ब्लड रिलेशन का जो अरेंजमेंट बना है ये डैम करेक्ट अरेंजमेंट है। क्लियर है। अब बारी किसकी है, सिटिंग अरेंजमेंट को बनाने की।
चलिए फिर हमने ब्लड रिलेशन का तो कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम इसी हिंट को दोबारा पढ़ेंगे। जैसे इस हिंट में अभी हमने सिर्फ ब्लड रिलेशन की चीजों को छाटा है, अब हम इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे और उसमें हम सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट वाली चीजों को छाटेंगे। हमसे क्या बताया गया था, टोटल मेंबर कितने हैं, 8 मेंबर हैं, और ये 8 के 8 किधर फेसिंग हैं, इनवर्ड फेसिंग हैं। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब इसी में हमें इनकी प्लेसिंग करानी है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहली हिंट क्या दी गई, द सन इन लॉ एंड ग्रैंडसन ऑफ एच। सन इन लॉ कौन है, यहाँ पे सी है, ग्रैंडसन कौन है, एफ है। अब इनके बारे में क्या क्या है, आर, सी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स। ग्रैंडसन और सन इन लॉ ये दोनों इमीडिएट नेबर हैं। तो अभी हम इसमें प्लेस नहीं करेंगे क्योंकि ये डाउटफुल हिंट है, तो हम साइड में इंस्ट्रक्शन के रूप में लिख देते हैं सी और एफ इमीडिएट नेबर। इमीडिएट नेबर का मतलब राइट में भी प्लेसिंग कर सकते हैं और लेफ्ट में भी प्लेसिंग कर सकते हैं। डाउटफुल सिचुएशन है, इसीलिए मैंने इस हिंट को, क्योंकि अब मैं इस फेवर में नहीं हूं कि मैं इस क्वेश्चन को तीसरी बार पढूं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको एक आइकन के रूप में रिप्रेजेंट करके रख लिया। 2 पैरेलल लाइन बनाने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों नेबर हैं, पड़ोसी हैं, एडजेसेंट टू ईच अदर। अगर इन्हीं 2 पैरेलल लाइन पे मैं कट मार देती, इसका मतलब क्या हो जाता कि ये दोनों मेंबर एक दूसरे के नेबर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए फिलहाल सी और एफ ये दोनों एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं। आगे बढ़ते हैं। जी कैन नॉट बी एन इमीडिएट नेबर ऑफ अ सिस्टर इन लॉ। अब जी ये है, इसके सिस्टर इन लॉ डी है, मतलब ये जो जी और डी हैं ये इमीडिएट नेबर नहीं है, इसीलिए मैंने पैरेलल लाइन बना के क्रॉस कर दिया कि मतलब इन दोनों को हम बगल बगल में प्लेसिंग नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। B, an unmarried lady is sitting 2 places to the right of her grandfather E। अब ये डेफिनेट की इंफॉर्मेशन आ रही है इसलिए हम इसकी प्लेसिंग कर दे रहे हैं। ये जो E है इसके 2 प्लेसेस राइट में कौन, मतलब सेकंड राइट में कौन बैठ रहा है, B। फर्स्ट और सेकंड, मतलब यहाँ पे हमने B की प्लेसिंग कर दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमसे कह रहा है A and his sibling D can't sit together, मतलब ये जो A और D हैं ये दोनों भी अगल बगल नहीं बैठेंगे। हमने इसको भी साइड में लिख लिया, ठीक है। अगली हिंट की तरफ आते हैं। अगली हिंट कह रही है देयर आर ओनली 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन B एंड हर आंट D। केवल 3 लोग बैठाने का मतलब क्या हुआ, 8 लोगों में कि वो B और D कहाँ बैठेंगे, आमने सामने। तो हमने D को यहाँ प्लेस कर दिया, तभी तो आमने सामने। देखिए ओनली 3 पर्सन, 1 2 3 एंड 1 2 3, केवल 3 लोग बैठ रहे हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगली हिंट हमसे क्या कह रही है, सी अ मैरिड मेल कैन नॉट बी एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईदर ई और बी। मतलब ये जो सी है ये ना ई का पड़ोसी होगा ना बी का पड़ोसी होगा, मतलब ये पोजीशन कैंसिल और ये कैंसिल। तो हमारे पास सी के लिए 2 पोजीशन बच रही है, एक ये बच रही है और एक ये बच रही है। अब हम किस में सी की प्लेसिंग कर दें, अभी नहीं बता सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमें मिला सी एफ एंड बी सिबलिंग्स, इसकी हिंट है, हमारे काम की नहीं है। अगली हिंट है देयर इज ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड हिज ब्रदर इन लॉ। सी का ब्रदर इन लॉ कौन है, ए, मतलब सी और ए के बीच में केवल एक लोग को प्लेस करना है। अब एक बात ये बताइए, अगर आपने सी की प्लेसिंग यहाँ पे कर दी तो सी और ए के बीच में केवल एक लोग को प्लेस करने के लिए क्या आपके पास जगह बच रही है, बिल्कुल नहीं। मतलब आप सी की प्लेसिंग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो जब आप सी को यहाँ पे नहीं प्लेस कर सकते तो सी के लिए यही जगह बच रही है, और जब ये सी के लिए जगह हो गई है तो सी और ए के बीच में एक लोग बैठ रहे हैं, तो मतलब हम यहाँ पे किसकी प्लेसिंग कर देंगे, ए की प्लेसिंग कर देंगे, ठीक है। इतनी चीज सिंप्लीफाई हो गई। अब हम इन हिंट को जरा कलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में हिंट खत्म। ये जो हमने इंस्ट्रक्शन के रूप में लिखा था इसको लिख लेते हैं। सी और एफ दोनों इमीडिएट नेबर हैं, तो यही जगह बच रही है, यहाँ पे हमने एफ को प्लेस कर दिया, दोनों इमीडिएट नेबर हो गए। अब यहाँ पे क्या कहा है, जी और ए ये दोनों डी के नेबर नहीं हैं। चलिए यहाँ से तो नहीं हो रहा है, ए की प्लेसिंग ऑलरेडी हो चुकी है और यहाँ पे हम जी को प्लेस कर नहीं सकते, तो जगह सिर्फ जी के लिए यही एक ही बच रही है और एक ही मेंबर मिसिंग है हमारे पास। कौन मिसिंग है, एच है, तो एच की प्लेसिंग हमने यहाँ पे कर दिया। हमारा पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। ये ब्लड रिलेशन बन गया और ये उसके साथ ही साथ सिटिंग अरेंजमेंट भी बन गया। आई होप आपको क्वेश्चन का तरीका समझ में आया होगा और आप सबका भी सेम यही आंसर आ रहा होगा सिंप्लीफाई करने में। अगर नहीं आ रहा है नेवर माइंड, प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। आज नहीं आया डेफिनेटली कल आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के और डिस्गस्टिंग मतलब और बुरे रूप की तरफ। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो अब बारी है हमारे अगले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, 10 person are sitting in 2 parallel rows containing 5 person in each। मतलब
टोटल 10 पर्सन है। ये लोग 2 रो में डिस्ट्रीब्यूटेड है और हर रो में कितने मेंबर है? 5 मेंबर हैं। रो 1 में ABCDE है और एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। मतलब ये जो रो 1 है ये किधर फेस कर रही है? साउथ की तरफ फेस कर रही है। और इसमें मेंबर कौन कौन है? ABCDE। ठीक है, चलिए हमारे पास फिर एक सेकंड रो भी है और सेकंड रो में क्या बताया? रो 2 में कौन कौन है? PQRST। ये 5 लोग हैं रो 2 में और ये 5 के पांचों किधर देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। मतलब एक रो हमारे पास नॉर्थ फेसिंग को ऐसे आएगी, यहाँ पे PQRST, ये 5 मेंबर हैं। ठीक है, चलिए अब क्या आपको लगता है बस इतना ही कुछ अरेंज करना होगा जब हम सेटिंग अरेंजमेंट के इस फेज में आ गए हैं? इसके साथ साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने सिंप्लीफाई किया है, हमें बता दिया गया था हमें इनको 2 रो में डिवाइड करना था, बनाना था कौन कौन किस रो में आ रहा है। लेकिन अब हम यहाँ पे इनका डबल लीनियर मतलब डबल ट्रैक के लीनियर अरेंजमेंट के साथ साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी सॉल्व करेंगे। और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए, Moreover, each of them belong to different countries। एक तो ये स्टैंडर्ड लाइन है कि 5 लोग एक एक टीम में डिवाइडेड हैं। ये दोनों टीम एक दूसरे के आमने सामने बैठी, मतलब आमने सामने फेसिंग करती हुई है। और ये लोग अलग अलग कंट्री को भी बिलोंग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, बल्गेरिया, बेल्जियम, जापान, रोमानिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया एंड इंडिया। बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए ये तो आपके पास इंट्रोडक्शन फेज था। ठीक है, अब ये है आपकी पूरी मेन हिंट्स। अब आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन को क्या हम ओवरव्यू करके हिंट छांट के सिंप्लीफाई कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इस क्वेश्चन को हम ओवरव्यू करेंगे, हिंट को छांटेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा। और ऑलरेडी इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा हिंट्स दी गई हैं, तो हम इसे इस तरीके से सिंप्लीफाई बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हमें इस क्वेश्चन के लिए करना क्या होगा? हम एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी? सिंगल, कि हमारा कोई भी टारगेट ऐसा नहीं है कि हम इसको इतनी लेंदी हिंट को दोबारा पढ़ें, हमारा ऐसा इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें जितनी भी हिंट्स यहाँ पे दी गई हैं हमें उन्हें सिंबॉलिकली एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में हम साइड में लिख लेंगे। चलिए अब सपोज करते हैं कि मेरा ऑनलाइन एग्जाम है, ये क्वेश्चन मुझको डिस्प्ले हो रहा है, ये मेरी रफ शीट है और मेरे पास इतनी बुरी परिस्थिति है कि मैं इस क्वेश्चन को स्किप भी नहीं कर सकती। मैं अपने ब्रह्मास्त्र का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि जब मैंने बाकी क्वेश्चन देखे तो मुझे लगा वो सब और डिस्गस्टिंग है। इसको अगर मैं समय दूंगी तो फिर भी मैं डेफिनेट आंसर निकाल लूंगी। और इस पे काउंटर क्वेश्चन भी 7 पूछे गए हैं, मतलब मैं यहाँ पे इसको स्किप करके भी नहीं बढ़ सकती। मुझे ये एनी हाउ सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड थिंग इज दिस, मैं इसको दोबारा पढ़ने के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे स्मार्ट स्ट्रैटेजी और एक स्मार्ट अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो वो स्मार्ट अप्रोच क्या होगा देखते हैं। चलिए फिर बात करते हैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की। अब जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहली लाइन क्या बोली गई है? देयर आर ओनली 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन ऑस्ट्रेलियन हु सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड एंड ई। ये जो ऑस्ट्रेलियन है जो एक कॉर्नर पे बैठ रहा है, इसकी और ई के बीच में केवल 2 लोग हैं। तो हम यही तो मानेंगे। एक हमने मान लिया ये ऑस्ट्रेलियन है, तो इसके और ये हो गया ई, इनके बीच में 2 लोग हैं। लेकिन एक्सट्रीम एंड केवल ये थोड़ी ना आ रहा है, एक्सट्रीम एंड पे तो ये भी आ सकता है। तो इसमें हमने एक पॉसिबिलिटी और ले ली, ऑस्ट्रेलियन और 2 लोग और यहाँ पे ई। अब हम दोनों पॉसिबिलिटी को कंसिडर करेंगे, लेटर ऑन इनमें से एक ना एक कैंसिल हो ही जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली हिंट पे। अगली हिंट कह रही है P who sits in the middle of the row। ये जो P नाम का पर्सन है ये एकदम मिडिल में बैठ रहा है, एकदम बीचों बीच सेंटर में बैठ रहा है। तो हमने यहाँ पे P को बीच में रख दिया। फिर अगली हिंट हमसे क्या कह रही है? P who sits in the middle of the row is not an immediate neighbor of Q। ये जो P है ये Q का पड़ोसी नहीं है। हमने कैंसिल आउट कर दिया ये दोनों पोजीशन। आगे हमसे क्या कह रहा है? Q who is not from Russia। ये जो Q नाम का पर्सन है ये रशिया को बिलोंग नहीं कर रहा है। चलिए अगली हिंट पे आते हैं। T is sitting at an extreme right end। ये जो T है वो इसी स्लॉट में आएगा ना, एक्सट्रीम राइट एंड, मतलब राइट एंड ये बना, तो यहाँ पे किसकी प्लेसिंग हो रही है? T की प्लेसिंग हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ई अ जापानीज, ई ये जो ई नाम का पर्सन है ये कौन है, ये जापान को बिलोंग कर रहा है, मीन्स जापानीज है। ई अ जापानीज सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम ब्राजील, ये ब्राजील के इमीडिएट राइट में है। तो अगर हम ये पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं तो इस हिसाब से ये ब्राजील हुआ, अगर हम ये पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं तो इस हिसाब से ये ब्राजील हुआ। अभी दोनों पॉसिबिलिटी वर्कआउट कर रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, ये जो ई जापानीज है ये क्यू के नेबर को फेस कर रहा है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे हम क्यू को प्लेस कर नहीं सकते हैं, तो क्यू के नेबर को फेस करने वाली बात क्या आ सकती है, ई जापानीज। यहाँ ये दोनों पर्सन ऑलरेडी अलॉटेड हैं, ध्यान से सुनिएगा। ई जो जापानीज है ये क्यू के नेबर के सामने है, क्यू का नेबर ऐसे होना चाहिए तो सामने आएगा, लेकिन ऑलरेडी अलॉटेड है। इसमें क्यू का नेबर लेकिन ऑलरेडी अलॉटेड है, तो मतलब हम यहाँ पे ये चीज प्लेस नहीं कर सकते। तो ये ई जापानीज और ये ऊपर वाली पॉसिबिलिटी वर्कआउट नहीं कर रही है। हम श्योर हैं कि यही पॉसिबिलिटी हमारी करेक्ट है। अब देखिए ई जापानीज किसके सामने है, जो क्यू का नेबर है, ये तो ऑलरेडी अलॉटेड है। इसका मतलब इसके हिसाब से क्यू यही आएगा, तभी बनेगा क्यू के नेबर के सामने ई जापानीज है। क्लियर हो गया। और जब क्यू को ये पोजीशन अलॉट कर दी तो ये जो नेगेटिव पॉसिबिलिटीज थी इनको एलिमिनेट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, बी इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, ये पोजीशन बी को अलॉटेड नहीं, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे बी की पोजीशन नहीं आएगी। P इज नॉट फ्रॉम ईरान, ये जो P नाम का पर्सन है ये ईरान को बिलोंग नहीं कर रहा है। चलिए अगली हिंट पे आते हैं। देयर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन C एंड D हु इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, किसकी बात कर रहा है, डी की। ये जो डी है ये कहाँ को बिलोंग कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग कर रहा है। ये डी हो गया और ये क्योंकि पोजीशन कंफर्म हो गई है इसलिए हम ई को यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। और क्या कहा इन्होंने, सी और डी के बीच में केवल एक ही पर्सन है, तो वो सी यहाँ आएगा, तभी सी और डी के बीच में एक पर्सन आ रहा है, करेक्ट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या लिखा है, एस एन इंडियन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द रशियन, एस इंडियन है और ये नेबर है किसका, जो पर्सन रशिया को बिलोंग कर रहा है। हमें नहीं पता कौन, इसलिए हमने साइड में लिख दिया। एंड डज नॉट फेस द पर्सन फ्रॉम बल्गेरिया, ये किसके सामने नहीं आएगा, बल्गेरिया के सामने नहीं आना है इसे। चलिए आगे, आर हु इज फ्रॉम बेल्जियम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम ईरान, आर जो कि बेल्जियम का है ये नेबर है किसका, जो ईरान है, ईरान वाले पर्सन का इमीडिएट नेबर है, हमने साइड में लिख दिया। हु इन टर्न फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ जापानीज, ये जो पर्सन है ये किसके सामने आएगा, ये जो ईरान पर्सन है जापानीज के नेबर के सामने आएगा। अब ये काम करते हैं, हम इंस्ट्रक्शन के रूप में बना लेते हैं, ये किसके सामने आएगा, इसके सामने कोई एक पर्सन आएगा और वो पैरेलल हो जाएगा जापानीज के नेबर के, ठीक है। तो हमने एक इंस्ट्रक्शन के रूप में इसको भी लिख के रख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू पर्सन बिटवीन रोमानियन एंड बल्गेरियन, रोमानियन और बल्गेरियन के बीच में दो पर्सन आएंगे। कैस कौन है वो दो पर्सन, हमको पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बी इज नॉट फ्रॉम रोमानिया, बी रोमानिया का नहीं है। और टी इज नॉट फ्रॉम इंडोनेशिया, ये जो टी है ये इंडोनेशिया का नहीं है। हमने सारे इंस्ट्रक्शन को लिख लिया। चलिए अब यहाँ पे हिंट को सारे को सिंक्रोनाइज करते हैं। अगली हिंट जैसे हमारे पास ये है, आर बेल्जियम और ईरान ये दोनों एक दूसरे के नेबर हैं और ईरान का जो सामने वाला है वो जापानीज का नेबर है, ठीक है। मतलब और एक चीज आपको और ध्यान देनी पड़ेगी, ये जो पी वाला पर्सन है ये ईरान को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। पी और ईरान का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अब एक चीज, हमारे पास दो पोजीशन बच रही हैं, एक आप यहाँ पे भी प्लेसिंग कर सकते हैं, एक यहाँ पे भी प्लेसिंग कर सकते हैं। चलो जरा एज्यूम करके देखते हैं दोनों पोजीशंस में। अगर हमने आर बेल्जियम को यहाँ पे प्लेस किया, आर बेल्जियम को यहाँ पे प्लेस किया, तो इनमें से या तो ये ईरान होगा या तो ये ईरान होगा। लेकिन हमसे क्या कहा गया है, पी ईरान का नहीं है, तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर ये आर बेल्जियम हो रहा है तो ईरान ये होगा। हुई इतनी सी चीज। अब ये ईरान वाला मेंबर जिसके सामने है वो जापानीज का नेबर है, लेकिन यहाँ तो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है ना। अगर आपने इसको ईरान रख दिया तो ईरान के सामने वाला जापानीज तो यहाँ है, नेबर कहाँ आ रहा है, मतलब हम आर के लिए ये पोजीशन कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो जब आर के लिए ये कंसिडर नहीं कर सकते तो फिर एक ही जगह बच रही है, वो हो गई ये। तो हमने यहाँ पे किसकी प्लेसिंग कर दी, आर की कर दी।
आर कहाँ को बिलोंग कर रहा है? बेल्जियम को बिलोंग कर रहा है। इमीडिएट नेबर किसका है? ये ईरान का है, लेकिन पी ईरान का नहीं है, तो बचा कौन? क्यू ही बच रहा है, मतलब हम क्यू के पास प्लेसिंग कर देंगे ईरान की। अब देखिए ये कंडीशन जस्टिफाई हो गई। आर बेल्जियम, इमीडिएट नेबर ऑफ ईरान, और ईरान वाला जिसके सामने है वो जापानीज का नेबर है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं फिर अगली कंडीशन की तरफ। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक ही पर्सन मिसिंग है। कौन मिसिंग है? एस। तो हमने यहाँ पे प्लेसिंग कर दी एस की। एस कहाँ को बिलोंग कर रहा है? ये देखिए यहाँ पे हिंट है, एस बिलोंग कर रहा है इंडिया को। एस इंडिया को बिलोंग कर रहा है, और ये इमीडिएट नेबर किसका है? रशिया का है। अब यहाँ पे भी रशिया प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे भी रशिया प्लेस करते हैं, अभी हम इसके लिए श्योर नहीं है, तो इस चीज को हम छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगली हिंट की तरफ बढ़ते हैं। अगली हिंट हम इसको अगर पिक करें कि रोमानिया और बल्गेरिया के बीच में दो लोगों को बैठना है, इस स्लॉट में तो हम प्लेस कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हमें दो का कहीं गैप मिल ही नहीं रहा है। तो इसके लिए तो हमारे पास यही बचेगा, इन दोनों में से कोई एक रोमानिया बन जाएगा और कोई एक बल्गेरिया, और यहाँ से कोई एक बल्गेरिया और कोई एक रोमानिया। हम इसके लिए श्योर नहीं है। तो ये अगर रोमानिया और बल्गेरिया हो रहे हैं तो हमारे पास बच कौन सा रहा है? एक इंडोनेशिया बच रहा है और एक रशिया बच रहा है। हमारे पास सिर्फ दो चीजें बच रही हैं, एक इंडोनेशिया और एक रशिया। और ये क्या कहा गया है? टी इंडोनेशिया को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जब टी इंडोनेशिया को नहीं बिलोंग कर रहा है तो टी के लिए बचा क्या? रशिया बच रहा है। और यहाँ पे प्लेस करने के लिए सिर्फ एक बच रहा है जो है इंडोनेशिया। ठीक है, अब ये जितने भी लोग नॉर्थ को फेस करके बैठे थे इनका पूरा स्लॉट फुलफिल हो गया है। अब हमारे पास बच रही हैं सिर्फ ये दो पोजीशंस, रोमानिया और बल्गेरिया की क्लियर करना है, और हमें इनका एलिमेंट्स मेंबर कौन कहाँ बैठा है ये भी डिसाइड करना है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें बल्गेरिया से रिलेटेड, क्योंकि अब हमारे पास यही दो मुद्दे बच रहे हैं, एक बल्गेरिया और एक रोमानिया। ये बल्गेरिया से रिलेटेड हिंट है ना, एस इंडिया का जो है वो बल्गेरिया के सामने नहीं बैठा है। इसका मतलब यहाँ इसके सामने बल्गेरिया नहीं आएगा। तो अगर बल्गेरिया नहीं आएगा तो यहाँ पे आएगा क्या? रोमानिया। तो जब रोमानिया यहाँ आ गया तो क्लियर हो गया, यहाँ पे क्या आ गया? बल्गेरिया आ गया। ठीक है, अब इनकी पोजीशन भी डिसाइड हो गई। अब हमारे पास बच रहे हैं सिर्फ दो पर्सन। कौन से दो पर्सन बच रहे हैं? ए और बी। अब इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास एक हिंट यहाँ है कि जो बी वाला पर्सन है वो रोमानिया को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब बी बल्गेरिया की पोजीशन पे आ जाएगा, और फिर यहाँ के लिए एक ही मेंबर मिसिंग है। कौन? ए। तो ए की पोजीशन हम यहाँ पे डिसाइड कर देंगे। ये है हमारा फुल एंड फाइनल सोल्यूशन। आई होप कि आप सबका भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है, और आपको स्ट्रैटेजी पता चल गई कि इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई कैसे करना है। उतनी बड़ी हिंट, उतना बड़ा इंस्ट्रक्शन दिया गया था जिसको हमने एक सिंप्लीफाइड वे में अपनी रफ शीट पे एक आइकन के रूप में रिप्रेजेंट कर लिया है। देखिए, मुझे इस टाइम जब मैं सिंप्लीफाई कर रही थी तो मुझे आपको समझाते हुए सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, इसलिए मुझे समय ज़्यादा लगेगा। आप जब खुद सिंप्लीफाई करेंगे तो आप अपने लिए सिंप्लीफाई कर रहे हो, डोंट हैव टू एक्सप्लेन एनीवन एल्स। आपको किसी और को समझाने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप खुद के लिए कर रहे होंगे तो आई डोंट थिंक कि आप इतना ज़्यादा समय कंज्यूम करेंगे। ठीक है, एंड रिमेंबर वन थिंग, मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी और अप्रोच बता सकती हूँ, उस पर कमांड बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आप ही की रहेगी। आपको इस टेक्निक पे कमांड बनाना पड़ेगा। और वैसे सिटिंग और पजल से डील करने का इससे स्मार्ट वे कुछ भी नहीं हो सकता है कि हम उसको एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में साइड में लिख लें और सारी चीज़ों को कंपाइल कनेक्ट करते चले, एलिमेंट कौन सा कहाँ है, किसकी कैसी प्लेसिंग करनी है, हम सारी चीज़ों को कंपाइल करते चले ताकि हमारा सिंप्लीफिकेशन इजीली बन जाए। ठीक है, तो हमने सिटिंग अरेंजमेंट के सारे लेवल पढ़ लिए, इजी पढ़ लिया, मॉडरेट पढ़ लिया, डिजास्टर पढ़ लिया और डिजास्टर्स भी पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, सारे लेवल हो चुके हैं? अभी भी सिटिंग अरेंजमेंट में एक लेवल मिसिंग है जो मैं आपको फिलहाल अभी नहीं बताऊंगी, वो हम पढ़ेंगे पर्टिकुलरली सरप्राइजेस वाले सेक्शन में। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा नया टाइप का फॉर्मेट है, नया सिटिंग अरेंजमेंट है जो रिसेंटली हमें एक एग्जाम में देखने को मिला था। वो हम अपने सरप्राइज वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। फिलहाल इंडिविजुअली सेटिंग अरेंजमेंट के लिए इतना ही है। ठीक है, आई होप आपको स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई होगी। हमने हर तरीके के सवालों से डील किया है। अब
इस तरीके पे कमांड बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है और मुझे पूरा यकीन है आप ये काम बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। तो सिटिंग अरेंजमेंट के लिए बस इतना ही। थैंक यू।